हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकुल छाबड़ा और आज मैं आया हूं दैनिक जागरण के ऑफिस में। मैं कबाड़ का व्यापार करता हूं और लोग मुझे ऑनलाइन कबाड़ी वाला भी बुलाते हैं। आप बंदे लाजवाब हो। दोस्तों, आज हमारे गेस्ट कौन है वो तो आपने जान लिया, लेकिन मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सुपर्णा श्री। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इन्होंने बीटेक करने के बाद भी एक कबाड़ी वाले का बिजनेस क्यों स्टार्ट कर दिया। जवाब दे हमारे ऑडियंस को। तो मुझे इसमें बहुत स्कोप दिखा, बहुत मार्केट साइज बहुत बड़ा दिखा और ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई स्पेस में काम नहीं कर रहा, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे तो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। तो दैट्स हाउ मेरे को इंटरेस्ट आया इस फील्ड में, मैंने शुरू किया। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? तो जब मैं कॉलेज में आया 2016 में, IIIT दिल्ली से मैंने बीटेक किया है। तो तब मैं सोनीपत से हूँ। वहाँ पे इतना ऑनलाइन का नहीं था तब ट्रेंड, बट जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मतलब ग्रोसरी से लेके खाने से लेके, टैक्सी से लेके, चश्मे से लेके, दूध से लेके सब कुछ ऑनलाइन है। पर ये जो कबाड़ का सेक्टर था ये पूरा ऑफलाइन चल रहा था। तो अगर आप किसी दूध के पैकेट की भी बात करो या किसी फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए प्रोडक्ट की भी बात करो तो उसको भी स्क्रैप तो होना है ना एक दिन। तो ये सेक्टर इतना नेग्लेक्टेड क्यों है, ये मुझे थोड़ी अजीब लगी चीज़। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत स्कोप है और इसको करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये था कि मुझे बहुत फैसिनेटेड फील होता था ऐसे प्रोडक्ट्स को देख के, जो मतलब ये ऐप्स को देख के जो लाखों लोगों की लाइफ्स को टच करती है। तो किसी ने एक ऐप बनाई जिसको लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत फैसिनेशन होता था कि भाई कितने लाखों एड्रेसेस पे डिलीवर होता होगा। वो फैमिलीज़ एक ऐप यूज़ करके उन्होंने वो ऐप सब उनकी लाइफ का पार्ट बन गया है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही बनाना था जहाँ पे हम लाखों लोगों की लाइफ्स को टच करें, वो भी एक पॉजिटिव वे में। तो उससे भी मुझे लगा कि ये सेक्टर पूरी तरह अलाइन कर रहा था कि हम अगर रिसाइकलिंग को ऑनलाइन लेके जाएं तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और एक साथ हम बहुत सारे लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझाएं कि ये आपने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली स्क्रैप अंकल एक ऐप है और एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके अपना कबाड़ बेचने के लिए पिकअप बुक कर सकते हो। जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन है, जैसे आप ऊबर पे एक टैक्सी बुक कर सकते हो, वैसे ही कबाड़ का पिकअप आप स्क्रैप अंकल ऐप पे बुक कर सकते हो। हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी रिसाइकलिंग नीड्स के लिए। हम पेपर से लेके, प्लास्टिक से लेके, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप्स, एनीथिंग जो कि एक सॉकेट में प्लग हो सकता है, वो सब चीज़ें, कार्टन्स और इवन आपकी गाड़ियाँ तक स्क्रैप करते हैं। तो हम एक वन स्टॉप शॉप है सारी स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग नीड्स के लिए, जिसको आप सिंपली अपने फ़ोन में एक बटन से अपने घर के दरवाजे तक बुला सकते हो। अच्छा, तो आपने इतना सारा स्क्रैप बता तो दिया और हिंदुस्तान में, पूरे देश में बहुत ज़्यादा स्क्रैप आता है, मगर जो सबसे ज़्यादा कबाड़ बिकता है वो कौन सा कबाड़ है? वॉल्यूम की बात करें तो फास्ट मूविंग आइटम्स हो गए, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, कार्टन्स हो गए, वो बहुत होते हैं। न्यूज़पेपर्स बहुत होते हैं, आप लोग तो जागरण वाले हो वैसे भी। और आपके प्लास्टिक बॉटल्स बहुत होती हैं, पेट बॉटल्स बहुत होती हैं। तो अगर हम वज़न की बात करें तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं घरों से। अच्छा, हमारे व्यूअर्स अब ये जानना चाहते हैं कि वो कमाई वाला कचरा कौन सा होता है? तो कमाई वाला कचरा तो सभी होता है। मतलब पेपर की भी एक ठीक ठाक वैल्यू होती है, आपके मेटल ऑब्जेक्ट्स की भी ठीक ठाक वैल्यू होती है। बट वैसे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अच्छे पैसे आपको भी मिल सकते हैं और हम भी थोड़े अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो जो आपके अप्लायंसेस हो गए, वहाँ वो एक मैं कहूँगा कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। मतलब जब आप बेच रहे हो उसको, उससे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसके अलावा आपके मेटल्स आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं, जैसे आपके घर के कोई बर्तन हो गए या कोई लोहे की चीज़ होगी, कोई गेट हो गया, कोई खिड़की होगी, वो सब चीज़ों से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। तो बट हाँ, पैसा तो हर चीज़ का ही मिलता है। एक राज की बात पूछनी है। हाँ जी, पूछ लूं? बिल्कुल। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपको कोई बेशकीमती चीज़ मिल गई हो कबाड़ में? ये तो रोज़ ही होता है। मतलब अभी बाहर मैंने आपको दिखाया भी था कि एक मेरा मैकबुक वो मैं कबाड़ में आया हुआ था, जो कि एक लेटेस्ट मॉडल है, 1 लाख से ऊपर का लैपटॉप है वो। तो थोड़ा सा ख़राब था तो लोगों ने उसको रिसाइकलिंग के लिए दे दिया।
तो बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एंटीक्स आते हैं, बहुत एंटीक कैमरास भी आते हैं हमारे पास, वुडन कैमरास आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं रोज़, जो कि बेशकीमती कह ही सकते हैं इनको। आप उनको ऑक्शन पे लगा सकते हो? लगा सकते हैं, पर अभी क्योंकि अर्ली स्टेज में है तो हम कई बार इतना टाइम नहीं दे पाते, एक नया वर्टिकल हो जाएगा। पर हाँ, हम कोशिश करते हैं उसकी अच्छी से अच्छी वैल्यू हमें मिले, जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आप जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको बताते हो ये बात? नहीं, कंज्यूमर्स को हम नहीं बताते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो क्या आने वाला है, राइट। वो तो हमें जब हमारे कलेक्शन सेंटर तक पहुंच जाता है फिर उसको चेक करना पड़ता है कि वो सही में एक एंटीक आइटम है या एक एंटीक आइटम की कॉपी है। कॉपीज़ भी बनती हैं हर चीज़ों की, तो वो तब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ सही में इसकी कुछ वैल्यू है। तो कंज्यूमर तक तो वो बात नहीं पहुंच पाती और आती भी रेयरली हैं ऐसी चीज़ें। बट हाँ, हम सोच रहे हैं कि एक सेपरेट ऑप्शन दे कंज्यूमर को, अगर उसको पता है कि उसकी चीज़ में कुछ ऐसी वैल्यू है तो उसको हम बेटर प्राइसिंग भी उसके लिए दे पाएँ। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। जी, तो जैसे कि अब आप खुद ही एक कबाड़ी वाले हो, ऑनलाइन कबाड़ी वाला। हाँ जी। सो कभी आप अपने ही कबाड़ी वालों से परेशान हुए हो? अपने कबाड़ी वाले कौन, जो मेरे लिए काम करते हैं जो? ओके, नहीं नहीं, उनसे क्यों परेशान होऊंगा। उनसे तो हमारी कंपनी चलती है, तो वो तो हमारे लिए भगवान है, उनसे कभी परेशानी नहीं हुई। अरे वाह, क्योंकि हम सब अपने अपने कबाड़ी वाले से परेशान होते हैं, इसलिए मैंने आपसे भी पूछ नहीं, लिया। हमारे कबाड़ी वाले दूसरे कबाड़ी वालों से बहुत अलग हैं। वो कैसे? मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं। उनकी हम पुलिस वेरिफिकेशन भी कराते हैं सेफ्टी के लिए कस्टमर्स की। और वो लोग रेट्स वगैरह पहले से हमारी ऐप पे डिफाइंड है, तो कोई चिक चिक बाजी नहीं होती। मतलब आपके जो मेजरमेंट स्केल है उसमें मैग्नेट नहीं लगा है? नहीं, हम 100% गारंटी देते हैं और इनफैक्ट हम 1 लाख रुपए इनाम भी देने का वादा करते हैं अगर आप हमारे वेइंग स्केल में कोई गड़बड़ पकड़ लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि 1 ग्राम भी हमारा वेइंग स्केल जो है इधर उधर वेट नहीं करता। उसके अलावा हमारे जो पार्टनर हैं, कलेक्टर्स हैं, जिनको आप कबाड़ी वाला कह रहे हो, वो आपको आपकी चीज़ को सही से आइडेंटिफाई भी करते हैं। मान लो आपके घर की टैप्स हैं, जो टूटियाँ होती हैं, वो अगर आप लोकली बेचो तो शायद वो उसको स्टील में या लोहे में ले जाए, बट वो पीतल की होती हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है। तो हमारे कबाड़ी वाले सही चीज़ को सही से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ पीतल की है, ये बर्तन एल्यूमिनियम का है, और उसको उस हिसाब से लेते हैं। तो आपने हमारे व्यूअर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो भी टैप्स होते हैं वो स्टील के नहीं होते हैं, वो ब्रास के होते हैं। ऐसे बहुत और भी उदाहरण हैं। मतलब आपके बर्तन क्या पता स्टील के हों, क्या पता एल्यूमिनियम के हो, क्या पता ब्रास के हों, क्या पता कॉपर के हों। तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको सही से आइडेंटिफाई करके आपको उसी मेटल की वैल्यू देते हैं, ना कि किसी सस्ते मेटल की वैल्यू। क्या शार्क टैंक स्क्रिप्टेड है? नहीं, शार्क टैंक की मेरे मन में तो बहुत रिस्पेक्ट है इसी वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इकलौता रियलिटी शो बचा है हमारे देश में। और मतलब पहले मेरे दोस्त गए वहाँ पे, फिर मैं गया, तो मैंने खुद हम में से कई लोग किसी ना किसी को तो जानते ही होते हैं जो शार्क टैंक पे गया होता है। तो बहुत ही जेन्युइन तरीके से वो उसको शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं लोगों की जो वहाँ तक पहुँचते हैं, और बिल्कुल कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपको वहाँ पे शूट से 3-4 दिन पहले बुला लेते हैं, और थोड़ा जो पिच होती है आपकी 2-3 मिनट आपको शुरू में पिच करना होता है, फिर पूरा Q&A चलता है। तो जो शूट होता है वो 1 से 2 घंटे का होता है, जबकि आप टीवी पे 10-15 मिनट का एपिसोड देखते हो, बट असलियत में जो आपकी पिच चलती है वो 1 से 2 घंटे के बीच में चलती है। तो Q&A में तो आप कुछ कर नहीं सकते, परंतु वो जो 2-3 मिनट की पिच है उसको वो सजेस्ट कर देते हैं कि आप इसको इस तरीके से और बेटर बना सकते हो, जो उनकी टीम है। बाकी इसके अलावा स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं होती, और वो सिर्फ सजेशन देते हैं, कुछ भी फोर्स नहीं होता। अगर आपको उनकी सजेशन लेनी है लो, नहीं तो आप अपनी मर्जी से जो आपको बोलना है आप वो बोलो। तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से चलता है शार्क टैंक, जिसकी वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सही में रिस्पेक्ट करता हूँ। पहले से देखते थे आप शार्क टैंक? मैंने अपने दोस्तों के एपिसोड्स देखे हैं, इतना टाइम नहीं हो पाता स्टार्टअप चलाने में कि आप टीवी वगैरह देख पाओ। बट हाँ, बीच बीच में कभी कोई जानकार चला गया, क्योंकि आपकी फाउंडर कम्युनिटी भी ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके फ्रेंड्स, तो उनमें से मल्टीपल लोग शार्क टैंक पे गए, तो उनके एपिसोड मैंने देखे थे पहले भी। शार्क टैंक में जाने का प्रोसेस कैसा होता है? तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं सोनी टीवी, तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप भरते हो,
वो ऑनलाइन शार्क टैंक की वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट लिस्ट होते हैं लोग स्टेज 2 के लिए, फिर एक और लंबा एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो 10-15 पेजेस आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और एक 5 मिनट की वीडियो भी डालनी होती है, जिससे वो शायद चेक करते हैं कि आप टीवी पे कितने प्रेजेंटेबल हो या वो सब आपके मीडिया वाली चीज़ें हैं। और उस लॉन्ग एप्लीकेशन के बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। वो ये सब 1-2 महीने के गैप पे चल रहा होता है। तो ऑडिशन जो है वो मेजर मेट्रो सिटीज़ में होता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। तो जैसे मेरे केस में दिल्ली में था ऑडिशन, तो ऑडिशन में आपको बुलाते हैं। तो ऑडिशन में 2 टीमें होती हैं, उनकी 2 टीम्स होती हैं शार्क टैंक इंडिया की। एक होती है बिजनेस टीम जो आपके स्टार्टअप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करती है कि ये कितना वायबल है, कितना बड़ी मार्केट है, प्रोडक्ट कितना यूनिक है, यूएसपीज़ क्या हैं। दूसरी टीम होती है जो आपकी मीडिया वाली टीम होती है, उसमें मसाला ढूंढती है कि भाई कितना मसालेदार है ये प्रोडक्ट और कितना अच्छा उनको चलेगा वो टीवी। मेरा ऐसा मानना है, बट इतनी जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद फाइनल जो है स्टूडियो राउंड होता है जो मुंबई में होता है। किसी बड़े स्टूडियो को वो लोग रेंट करते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ पे फिर आपका फाइनल स्टूडियो राउंड होता है। तो ये 3-4 स्टेजेस से जाना पड़ता है आपको। कई लाख लोग अप्लाई करते हैं और फिर शायद 200-300, शायद अभी 200 करीब पिचेस आई थी जो ऑन एयर हुई थी। ओके, तो आपके फेवरेट शार्क कौन है? मेरे फेवरेट शार्क्स अमित, अनुपम और पीयूष, ये मेरे 3 फेवरेट शार्क्स हैं। बस ऐसे ही पर्सनल रीज़न है, मतलब अमित, सबके तीनों के लिए अलग अलग रीज़न है। अमित का ये कि वो बहुत ग्राउंडेड हैं और वो बहुत स्टार्टअप और रियल बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को बैलेंस करके चलने में बिलीव करते हैं, जो कि कई जगह पे मिसिंग होता है आजकल। तो बहुत ग्राउंडेड, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत टाइम भी देते हैं। उनको सही में मज़ा आता है हेल्प करके। मतलब उनको रात, मैंने जब भी अमित से कॉल पे बात करी है, रात को 2 बजे के बाद करी है और 2-2 घंटे करी है। तो बहुत टाइम देते हैं और उनको सही में मज़ा आता है नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में, और काफ़ी सीखा भी है मैंने उनसे। वो हमारे शार्क वही हैं। अनुपम मेरे को इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट का टेस्ट बहुत अच्छा है उनका। उन्होंने बहुत, मतलब सारे शार्क्स में अनुपम ही एक ऐसे शार्क हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जो प्रोफेशनली एज एन इन्वेस्टर शुरू से ऑपरेट कर रहे थे। तो वो अपनी कंपनी के साथ साथ एक्टिवली इन्वेस्ट करते थे स्टार्टअप्स में। बाकी कोई भी शार्क एक्टिव इन्वेस्टर नहीं था। तो अनुपम बहुत एक्टिव इन्वेस्टर हैं और उनकी कई इन्वेस्टमेंट्स बहुत सक्सेसफुल हुई हैं। जैसे ओला में उन्होंने इन्वेस्ट किया था बहुत अर्ली स्टेज में, तो इसलिए अनुपम मुझे बहुत पसंद है। और पीयूष का इसलिए क्योंकि पीयूष मतलब एक तो बहुत हम्बल लगते हैं मेरे को, और मतलब जैसे उन्होंने कई लोगों को सपोर्ट किया जिनको कोई और शार्क्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो रूरल एरियाज़ के एंटरप्रेन्योर्स थे, उस टाइप की चीज़ें। और दूसरा, उनको टेक में जितना इंटरेस्ट है, लाइक चश्मे के धंधे में भी उन्होंने इतना टेक घुसाया है, जैसे हम कबाड़ में इतना टेक घुसा रहे हैं जो लोगों को दिखता भी नहीं है। लोगों को क्या दिखता है कि एक ऐप है जहाँ पे बुक कर सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारा टेक लगा हुआ है। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है पीयूष की। और कोई ऐसे शार्क जिसको आप हेट करते हो? ये तो ट्रिक क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप हमारा एपिसोड देख लो। उसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो शायद आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल, तो हमारे व्यूअर्स ज़रूर वो एपिसोड जाकर देखेंगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद। फिर आप सब समझ जाओगे। बट हाँ, रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ, रिस्पेक्ट सारे शार्क्स को करता हूँ मैं। पसंद ना पसंद होना एक अलग बात है। रिस्पेक्ट आप ज़रूर करते हो? बिल्कुल। रिस्पेक्ट से मैंने कई सारे शार्क टैंक के एपिसोड्स देखे हैं, बट मैंने उसमें एक यूनिक चीज़ देखी है। कुछ स्टार्टअप्स मुझे कभी कभी ऐसे लगे हैं कि ये बिल्कुल फूलिश था एंड उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा क्यों है? मेरे ख्याल ये जो फुलिश वाले स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब मेरे को और भी लोगों ने पूछा कि भाई अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट है शार्क टैंक का प्रोसेस और इतने स्टेजेस हैं, वो बिल्कुल फील तो होता है कि वो स्पाइस अप करने की कोशिश की जा रही है। फुलिश वालों को क्यों आगे तक लेके जाया जाता है? तो मेरे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑन पर्पस, उनको भी देखो हर एस्पेक्ट से देखना है ना। अल्टीमेटली शार्क टैंक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहा है, बट उनको ऑडियंस को एंटरटेन भी करना ही है, तो वो बिल्कुल बोरिंग ना हो जाए। तो इसलिए शायद वो एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन स्टार्टअप्स को आगे पुश कर देते हैं, बट उनको बताया नहीं जाता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से उन स्टार्टअप्स को आगे लाया जाता है। और कई बार शार्क टैंक के एपिसोड्स में भी हमने देखा है कि ये जो शार्क्स हैं वो बिजनेस
मैन्स हैं, बिजनेस पर्सनल्स हैं, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग, दे आर ट्राइंग टू पुट देमसेल्व्स डाउन और किसी और को कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे में लड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? यार वही सेम बात है ना, मतलब अल्टीमेटली शो जो है इंडियन जनता के लिए बना है, तो इंडियन जनता के सामने सास बहू वाला सीरियल हर नहीं, जगह नहीं, होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब इंडियन जनता को खुश तो रखना ही है ना, तो शायद वो थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए, थोड़ा मसाला डालने के लिए ये सब करते रहते हैं। बट मेरे को जहाँ तक पता है कि सारे शार्क्स आपस में बहुत दोस्त होते हैं, जैसे आप देखते हो कि थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो शो के बाद सब खत्म हो जाता है। वो सब मेरे ख्याल से उनको शार्क टैंक की टीम उनको शाबाशी देती होगी ये सब करने की कि भाई और करो ताकि और अच्छी व्यूअरशिप आए। जैसे कि आप प्रॉमिस करते हो कि आप बेस्ट वैल्यू देते हो, ठीक है, ये बेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हो आप? तो बेस्ट वैल्यू देने के 3-4 हमारे रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये कि हमने सप्लाई चेन को बहुत अननेसेसरी जो मिडल मैन थे वो हटा दिए। अगर आप लोकल कबाड़ी वाले की बात करो तो सप्लाई चेन बहुत लंबी है। एक कबाड़ी वाला होता है, फिर एक स्मॉल एग्रीगेटर होता है, फिर एक मीडियम एग्रीगेटर, फिर मल्टीपल बिग एग्रीगेटर्स, फिर रिसाइकलर। वेराज हमारे केस में सिर्फ स्क्रैप अंकल है, आपके घर से स्क्रैप अंकल ने सामान उठाया और सीधा रिसाइकलर्स के पास चला गया। तो जो मल्टीपल अननेसेसरी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है सामान का, वो हम हटा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बेटर मार्जिन एंजॉय कर सकते हैं, जो हम मार्जिन कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, मतलब कस्टमर को उसकी वैल्यू पास ऑन कर देते हैं। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली अगर हम आपके वेट में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे तो लोकली क्या होता है कि आधा हो जाता है आपका वेट, तो वैसे ही वैल्यू डबल दे दी हमने आपको सामान की। उसके अलावा आइडेंटिफाई भी सही से कर रहे हैं, तो उससे भी कई गुना वैल्यू बढ़ गई आपके सामान से। तो मैं यही कहता हूँ कि वैल्यू हमेशा आपको स्क्रैप अंकल ज़्यादा देगा, रेट चाहे आपको कहीं और बेटर मिल रहा हो, बट ओवरऑल जो मॉनेटरी वैल्यू है, अमाउंट है, वो पक्का स्क्रैप अंकल का मैक्सिमम होगा। बट ये इंजीनियर वाले दिमाग में ये कबाड़ी वाले बिजनेस करने का इंस्पिरेशन कहाँ से आई? थोड़ा बहुत मेरे बचपन से भी कनेक्टेड है। मेरे मामा का जो है स्क्रैप का बिजनेस है, तो मैं उनके यहाँ जंकयार्ड पे जाता था, बैठता था, और मेरे को क्योंकि इंजीनियर हूँ मैं, मतलब बचपन से ही मेरे अंदर इंजीनियरिंग का कीड़ा था, तो मैं वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती थी ना, उनको खोल खोल के उनमें से पार्ट्स निकालता था अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और रेगुलरली जाता था मैं। तो मेरे को आइडिया तो था कि ये अच्छा बिजनेस है, और मेरे मामा थोड़े अमीर भी हैं, तो मुझे ये था कि हाँ, इसमें तो पैसे भी हैं इस बिज़नेस में। उसके अलावा कॉलेज आके जैसे मैंने बताया कि मेरे को लाखों लोगों की लाइफ्स को टच करना था और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना था। तो जैसे जोमेटो या स्विगी है, तो उसमें फिर भी हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि यार इससे तो तू कैलोरीज बढ़ा रहा है अपनी ऑर्डर करके, बट मेरे को ऐसा चाहिए था कि कुछ भी नेगेटिव ना आए। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये रिसाइकलिंग वाला स्पेस ऐसा है जो सबके लिए विन विन है, मतलब हम सोसाइटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लैंडफिल से डाइवर्ट करके हम रिसाइकलिंग के लिए चीज़ों को बचा रहे हैं, और जो उनकी लाइफ्स है, जो हमारे कलेक्शन पार्टनर्स हैं, उनकी लाइफ्स को बहुत बेटर कर रहे हैं, और एज अ कंपनी हम भी सस्टेन कर पा रहे हैं। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैं बहुत इंस्पायर्ड था इस कॉन्सेप्ट से। इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट में कैसा इम्पैक्ट डालेगी आपकी कंपनी? आई थिंक अभी क्या होता है कि बहुत सारा जो रिसाइकलेबल वेस्ट है वो लैंडफिल्स में भी पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि वो परसेंटेज को हम बहुत इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंस दे रहे हैं हम रिसाइकलिंग करने की, मतलब उनको सेफ्टी फील हो रही है, वो एक बटन दबा के स्केड्यूल कर सकते हैं अपने डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो जो परसेंटेज है उसको बढ़ाएंगे कि वो डस्टबिन की बजाय उसको भी रिसाइकलिंग के लिए दें। कई चीज़ें जो कि हम डस्टबिन में डाल देते हैं, मान लीजिए एक पेट बॉटल है, या एक आपने कोक का कैन पिया, तो कैन डस्टबिन में जाएगा। तो कई बार छोटे मोटे गत्ते के टुकड़े या छोटे मोटे वायर्स, चार्जर्स, वो भी डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो वो चीज़ें लैंडफिल में पहुंच जाती हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। वहाँ पे वो ऑर्गेनिक वेस्ट से रिएक्ट करके बहुत हमारे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। तो वो जो परसेंटेज है वो रिसाइकलिंग जो है लोग स्क्रैप अंकल के थ्रू करने लगे हैं, क्योंकि हम बहुत अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं और कन्वीनियंटली हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं एक सॉल्यूशन, राइट। तो एक वो वाली चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारी अनएथिकल रिसाइकलिंग होती है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप लोकली किसी चीज़ को बेचते हो, सपोज एक CRT टीवी है, तो उसमें क्या है, लेड मर्करी होता है केमिकल, जो डब्बे वाला टीवी आता था पहले, तो उसमें लेड मर्करी होता है। तो लोकल कबाड़ी वाले क्या करते हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है प्रॉपर, तो वो लेड मर्करी और कांच को सीधा
कूड़े में फेंक देते हैं और काम की चीज़ें निकाल लेते हैं। अगर अब फ्रिज और एसी की बात करो तो उसके कंप्रेसर में भी हजार्डस केमिकल्स होते हैं, तो वही हजार्डस केमिकल्स ऐसे ही फेंक दिए और काम की चीज़ें निकाल दी। तो ये उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है और हमारी हेल्थ के लिए भी ख़राब है। तो वो चीज़ों को हम बिल्कुल सही से रिसाइकिल कराते हैं। ऑथराइज्ड जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलर्स हैं उनके थ्रू हम उसको रिसाइकिल करवाते हैं और जो प्रोसेस होना चाहिए उसी से वो चीज़ें डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। और जैसे वायर्स होगी तो लोकली कबाड़ी वाले उसको जला देते हैं कॉपर निकालने के लिए, वो सब नहीं होता, उसके लिए मशीन्स होती हैं श्रेड करके, कॉपर अलग प्लास्टिक अलग। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट पे ही होगा। और अल्टीमेट एम हमारा ये है कि हम इंडिया की सारी मेट्रो सिटीज़ को कैटर कर पाए। अभी तो हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हैं, तो हम एटलीस्ट सारी मेट्रो सिटीज़ को कैटर कर पाएँ और उसके बाद टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को भी कैटर कर पाएँ और वहाँ पे उस लेवल पे इस इम्पैक्ट को स्प्रेड कर पाएँ हम अपना। तो जैसे कि आपने जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? जैसे हर किसी के दिमाग में ये होता है कि भाई ये गंदा है धंधा और ये सब चीज़ें, तो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं था, तो इसको बहुत अनकूल माना जाता है या अनसेक्सी भी बोलते हैं इसको कि बहुत अनसेक्सी सेगमेंट है। तो उसमें को फाउंडर्स ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, इनिशियल टीम बनाने में दिक्कत हुई क्योंकि कोई भी काम नहीं करना चाहता था इस चीज़ में। तो जो ड्रोन वाला स्टार्टअप था उसमें कोई भी आसानी से इंटर्न्स आ जाते थे, आसानी से एम्प्लॉयज़ आ जाते थे, बट स्क्रैप अंकल में कोई को फाउंडर लाना है या किसी नए टीम मेंबर को ज्वाइन करवाना है थोड़ा टफ होता था, क्योंकि उनको ऐसे ही लगता था कि यार ये अपने घर पे क्या बताएंगे हम कि भाई कबाड़ की कंपनी में जॉब कर रहे हैं। एक ये दिक्कत थी। दूसरी मेजर दिक्कत जो फंड्स की थी, क्योंकि कॉलेज में थे और ड्रोन वाले स्टार्टअप के फंड्स हमारे सारे एग्जॉस्ट हो गए थे, तो कैसे स्क्रैच से शुरू करें बिना किसी पैसे के। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स मैं कहूँगा कि इनिशियली आई। तीसरा ये भी कि जो ये सेक्टर है ये अनकूल तो है ही, साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, कोई आसान बच्चों का खेल नहीं है। इसको समझने के लिए आप कोई किताब भी नहीं पढ़ सकते। मतलब ये भी नहीं कि किसी एमबीए की किताब में आप पढ़ लोगे कि इंडिया में ये अनऑर्गेनाइज स्क्रैप का सेक्टर कैसे चलता है, नहीं, कोई किताब नहीं है। तो उसको करने के लिए आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, हाथ गंदे करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। तो कई पिकअप्स हमने खुद किए, गाड़ी में अपने खुद पिकअप्स किए। आप खुद जाते थे पिकअप करने? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो हमने शुरू किया था वो एक कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टअप्स में जिसमें MVP बोला जाता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कि आपके प्रोडक्ट का एक बहुत जुगाड़ू वर्जन है। तो मेरी एम तो था कि एक ऐप बनानी है, पर उसका जुगाड़ू वर्जन हमने क्या किया, हमने पैम्फलेट बना दिया जिसमें हमने लिख दिया कि एक ऐप है जो आने वाली है। तो वो पैम्फलेट हमने छपवाए और जाके मार्केट्स में बांट दिए, मतलब GK, M Block मार्केट और CR Park मार्केट में खुद जाके मैंने बांट दिया कि ये एक ऐप है, इस पर आप कबाड़ बेच सकते हो। घर वापस आते आते ही मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गए कि भैया कबाड़ ले जाओ। तब मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये कैसे दिवाली होगा? के टाइम किया था? नहीं, कॉलेज में एक रैंडम टाइम पे। और कबाड़ तो 12 महीने निकलते हैं, हाँ दिवाली में बहुत ज़्यादा निकलता है, बट बंद तो कभी नहीं होता। तो फिर गाड़ी में, पापा की कार में मैंने उठाना शुरू किया कबाड़, शुरू के पिकअप्स खुद किए। और फिर सीखने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि समझ नहीं आता था कि कैसे क्या होगा इसका। ले तो मैं आया हूँ पर ये चीज़ें जाएंगी कहाँ आगे, वो सब फिगर आउट किया, सप्लाई चेन फिगर आउट करी और लोगों को ऐड किया टीम में, मतलब CTO ढूंढा, बिजनेस हेड ढूंढा। हालांकि मैं तो सोलो फाउंडर हूँ, बट एम्प्लॉयज़ को इक्विटी वगैरह दी हुई है हमने, तो उन सबको ढूंढा, ऐड किया टीम में। ये सब चैलेंजेस थे शुरू में। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपकी जो इंजीनियरिंग की जर्नी रही, जो IIIT दिल्ली में जो आपने इंजीनियरिंग की, उस इंजीनियरिंग की डिग्री का कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा है इस बिजनेस पे? पूरा ही इम्पैक्ट है। मतलब हम पहली बात तो एक टेक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि मतलब आप मानोगे नहीं और ज़्यादा हम बताते भी नहीं हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक यूज़ करते हैं अपने बैक एंड सॉफ्टवेयर्स में, क्योंकि हमारे कबाड़ के सेक्टर में चोरी बहुत होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लीकेजेस के चांसेस होते हैं, मिस हैंडलिंग के चांसेस होते हैं। वो सब अवॉइड करने के लिए हम AI यूज़ करते हैं। और हमारा जो पूरा सिस्टम है बेस्ड ही पूरा टेक पे है, उसको स्केल हम टेक से ही कर पाएंगे। अभी तो चलो AI हर दिल्ली जगह में, यूज हो रहा है अब। हाँ अब मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि AI इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। बट मैं उसको एक फैंसी वर्ड की तरह यूज़ नहीं करना चाह रहा। हम रियल AI यूज़ करते हैं कि ढूंढ ले कि भाई कौन सी गाड़ी में आज लीकेज का चांस है,
तो वो हमारा सिस्टम अपने आप बता देता है कि भाई आज गाड़ी नंबर 10 चेक करो, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे अभी हमारी 35 to 40 मिनी ट्रक्स रोज पिकअप कर रहे होते हैं, तो वो सबको 35 to 40 को 350-400 और हज़ारों ट्रक्स तक अगर पहुंचाना है तो बिना टेक के हो ही नहीं सकता वो। तो पूरा का पूरा टेक पे बेस्ड है हमारा प्रोडक्ट, और वो सब IIIT की हेल्प से ही हुआ है। और जो मेरे को एक्सपोजर मिला एंटरप्रेन्योरशिप को, उसमें भी IIIT ने बहुत हेल्प करी। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है कॉलेज में, जो कि अलग अलग कॉलेजेस में आजकल होता है, जहाँ पे आप इंक्यूबेट होके स्टार्ट कर सकते हो अपनी कंपनी एज अ स्टूडेंट या एज एन एलुमनाई। तो अभी हम वहीं पे इंक्यूबेटेड हैं, तो वो भी एक IIIT का ही सपोर्ट था। रियली नाइस। हाँ जी। तो जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली होते क्या हैं, और अगर हमारे व्यूअर्स में कोई ऐसा इंसान है जो अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको कैसे हेल्प मिल सकती है इंक्यूबेशन सेंटर से? आपको स्टार्टअप करना है और आपका बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस में, तो आपको एक एंट्री चाहिए होती है इकोसिस्टम की, राइट? कि मेरे को पता चले कि चीज़ें आती कहाँ से हैं, क्या और लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इंक्यूबेशन एक इकोसिस्टम की एंट्री का तरीका है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट ने सेटअप किए हुए हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स, जहाँ पे आपको पता चलता है कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। जो इनिशियल नॉलेज होती है ना, वो एक तरह से आपको इंक्यूबेशन में मिल जाती है। जब आपके आसपास और स्टार्टअप्स होंगे, आप सबसे आपस में एक कम्युनिटी बन जाती है और आप सीख जाते हो इधर उधर से 10 चीज़ें। और इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या है, वो फंडिंग सपोर्ट भी करते हैं स्टार्टअप्स को, कि 10 लाख से लेके 50 लाख तक की फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है। बट वो थोड़ा लेट स्टेज पे आती है कि आप इंक्यूबेट हुए उसके 8-10 महीने बाद आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सपोर्ट होता है, और इकोसिस्टम एंट्री तो मिल ही जाती है। आपके इवेंट्स में आपको इंक्यूबेशन के थ्रू एंट्री मिल जाती है। इनफैक्ट मैं जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ऐसे ही एक इवेंट से हुआ था, जहाँ मैं कॉलेज की तरफ से गया था, और मैंने देखा कि वहाँ सब जैसे पेटीएम के फाउंडर आए हुए थे, और कैसे उनकी स्पीच के टाइम पे कितनी एनर्जी थी उस रूम में, और पूरी भीड़ पीछे खड़े हुए थे लोग, चेयर्स नहीं थी बैठने को। तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग होते थे वो इवेंट्स। टाई का एक इवेंट होता है, टाईकॉन, तो उस टाइप के इवेंट्स में भी आप इंक्यूबेशन के थ्रू जा सकते हो। तो काफ़ी मतलब एक आपको सपोर्ट मिल जाता है इनिशियल, आपको शुरू करना है स्टार्टअप तो। सो हमारे व्यूअर्स में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग स्मार्ट हो, हमारा देश भी बहुत आगे जा रहा है। तो बड़ी कंपनीज़ में काम करने के पीछे थोड़ा भागना आप कम कर सकते हो। अब मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करना है लाइफ में, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट अगर आपको बहुत तेज़ी से करियर वाइज ग्रो करना है, तो आप या तो एक स्टार्टअप में काम कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ बहुत सीखने को मिलेगा, या फिर आप अपना खुद का स्टार्टअप कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ धंधा, कोई एज या कोई उस चीज़ की स्टीरियोटाइप्स आप अपने दिमाग में मत रखो। अगर आपका मन है तो आप उसको शुरू करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू करो, और नहीं करना तो आप एक स्टार्टअप में काम करो। तो उस स्टार्टअप में अगर आप अपने 20s में काम करोगे तो आप बहुत बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाओगे करियर वाइज। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो शुरू में स्टार्टअप्स में काम किया और नाउ दे आर वर्किंग एज VPs इन बिग कंपनी इन देयर 20s, जबकि बगल वाले VPs जो है 50s में होते हैं। इनफैक्ट 2-4 साल काम करके आप मोस्टली तो सीख ही जाते हो कि अपनी कंपनी कैसे बनानी है। तो ये मेरा मैसेज होगा स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है हमारे स्टूडेंट्स बहुत सीखेंगे इससे। बिल्कुल। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आपकी अभी तक के जर्नी में कोई ऐसा माइलस्टोन आया है जो आपको अभी तक याद है या पूरी ज़िंदगी याद रहेगा? हाँ, मतलब जब मैंने, हालांकि ऐसे कलेक्टिव एक साथ नहीं आया, बट एक दिन रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे कलेक्शन करते हैं लोग, उनकी फैमिली एक दिन आई, तो उससे मुझे पता चला उनसे बात करके कि उसका तो पूरा घर ही हमारे स्क्रैप अंकल की वजह से चल रहा है। और वैसे 70 से 80 कलेक्शन वाले लोग हैं हमारे, जो गिग वर्कर्स हैं, जो कलेक्शन करने जाते हैं ट्रक्स लेके। तो वो एक रियलाइजेशन बहुत हिट करी मुझे कि मतलब मैं कोई शार्क टैंक को माइलस्टोन नहीं बोलूँगा या किसी फंडिंग को मैं माइलस्टोन नहीं बोलूँगा, बट वो एक मेरे को हिट करा एक दिन कि यार ये तो मतलब वो बहुत बड़ा परिवार था। उनके भाई थे, छोटा भाई पढ़ भी रहा है, और वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा परिवार जो कि पूरा का पूरा डिपेंड है स्क्रैप अंकल में। लाइक उनकी मदर और उनकी फैमिली दे केम टू थैंक अस, आई डोंट नो फॉर व्हाट, किसी रीजन से, कि वो
थैंक यू बोल रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि यार ये तो कुछ है, यहाँ पे हम बहुत सारी लाइफ्स को मतलब उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और सोसाइटी के लिए भी एक एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसे मैं एक माइलस्टोन मानता हूँ। स्क्रैप अंकल का फ्यूचर विजन क्या है? स्क्रैप अंकल का विजन है कि हम जो जितना हो सके चीज़ों को रीयूज़ करें, राइट। अभी कंज्यूमरिज्म बहुत फैल गया है, हम बिना बात के हर साल नया फ़ोन खरीद लेते हैं, हर साल नया अप्लायंस खरीद लेते हैं। तो हमारा ये विज़न है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम किसी तरह उसके पार्ट्स लेवल तक पे भी रीयूज़ कर पाएँ, चाहे उसके लिए हमें खुद ई वेस्ट रिसाइकलर बनना पड़े। तो जितना हो सके चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ हो, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखता है कि भाई अगर कोई चीज़ वर्किंग है तो उसको रिसाइकल क्यों कर रहे हो, और अगर रीसेंट भी है या कोई किताब आ गई, मान लो बुक्स आ गई जो कि बिल्कुल रीसेंट बुक्स हैं, उसको रिसाइकल नहीं करना चाहिए ना यार। वो 500-1000 रुपये की किताब है, रिसाइकलिंग में तो 20-25 रुपये की उसकी वैल्यू है। तो पैसे की बात नहीं है, एक इकोनॉमी की बात है कि वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, दोबारा वो बुक रिसाइकल होगी और फिर जो प्रोड्यूसर है वो दोबारा बनाएगा उस बुक को, राइट। तो इससे अच्छा रीयूज़ हो जाए किसी तरीके से। तो हमें रीयूज़ को क्रैक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रीयूज़ में ले पाएँ और उसके अलावा रिसाइकल करवा पाए बाकी की चीज़ें। और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है हमारा, बहुत बढ़ने वाली है, वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है मार्केट। तो अल्टीमेटली हमें इंडिया में रिसाइकलिंग को पूरा ऑर्गेनाइज करना है, किसी भी दूसरे देश से बेटर बनाना है, और बहुत ही कन्वीनियंस पे, मतलब जस्ट एक बहुत ईज़ के साथ कोई भी रिसाइकल कर पाए अपने घर का सामान, और इसको एक सीरियसली देखे इस सेक्टर को भी। तो ये हमें लेके आना है इंडिया में। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर आपको कोई एक मैसेज देना है हमारे ऑडियंस को, तो वो आप क्या दोगे? तो मेरा मैसेज यही होगा कि हमें, जैसे मैंने अभी बोला, रिसाइकलिंग को एक धर्म की तरह ही देखना चाहिए, इसको रिलीजियसली करना चाहिए, क्योंकि सब बोलते हैं गंदा है, ये वो है, बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, पहाड़ आपने देखे होंगे जो कूड़े के लैंडफिल्स जिसे हम बोलते हैं। तो हमें अपने आने वाली जनरेशन को जितना हो सके एजुकेट करना चाहिए कि भाई सेग्रीगेट करो, फालतू में कूड़े में मत डालो चीज़ें, कंज्यूमरिज्म को कम से कम करो, मतलब अननेसेसरी नई चीज़ें मत खरीदो अगर आपको नहीं चाहिए तो। हालांकि हमारा काम तो उससे बढ़ेगा ही, एज स्क्रैप अंकल हमारा बिजनेस तो ग्रो करेगा, बट मत करो। मतलब अगर आपका फ़ोन सही चल रहा है तो आप चलाओ उसको जितना चला सकते हो, फिर आप नया फ़ोन लो। या आपके घर का फ्रिज सही चल रहा है तो आप अननेसेसरी मत खरीदो नई चीज़ें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, सिमिलरली गाड़ियाँ मत खरीदो इतना। तो जितना हो सके आप इन चीज़ों को सीरियसली लो, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि हमें शायद रिबाउंड करने का ही टाइम ना मिले फ्यूचर में। जैसे कोविड पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि नेचर कितना ताकतवर होता है, कि एकदम से आया और सबके होश उड़ गए, राइट। 2-3 साल 4 साल पूरे देश हिल गए, पूरा दुनिया हिल गई। तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट के केस में जितना मजाक कर रहे हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि उसमें भी हमें टाइम ना मिले संभलने का। अभी तो सब बस दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, इवन सरकारें भी बस दिखाने के लिए करती है कि हाँ हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, बट वो फोकस एक बहुत रिलीजियस होना चाहिए। मतलब रिलीजियसली हमें इस चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, और एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बिल्कुल बनाना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज होगा ऑडियंस के लिए। शुक्रिया मुकुल अपना टाइम देने के लिए, और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और हमने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं, स्टार्टअप से लेकर कैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हो, और कैसे, सबसे मेजर बात, कि रिसाइकलिंग पे हमें एज अ सोसाइटी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच।